हमने एनेस्थीसिया के बारे में भी पढ़ लिया, प्री मेडिकेशन के बारे में पढ़ लिया, हाउ टू परफॉर्म, हाउ टू गिव एनेस्थीसिया टू ए पेशेंट, ये भी हम कर चुके हैं। तो आज बात करते हैं डिफिकल्ट एयरवे मैनेजमेंट की। डिफिकल्ट एयरवे वास्तव में होता क्या है, जिसके बारे में ओटी के अंदर इतना जिक्र किया जाता है, मतलब इतनी बातें करी जाती है कि ये पेशेंट डिफिकल्ट एयरवे है, इसके लिए आपको फाइबर ऑप्टिक रखना है ना, या वीडियो लैरिंगोस्कोप रखना है, या इसके लिए बूजी रेडी करके रखनी है ना। बहुत सी बात बोलते हैं ना एनेस्थेटिक कि ये डिफिकल्ट इंट्यूबेशन है, और डिफिकल्ट इंट्यूबेशन के बहुत सारे कारण होते हैं, जिनमें से कुछ कारण आज हम डिस्कस करेंगे। डिफिकल्ट एयरवे वास्तव में होता क्या है। जैसे कि आप वर्ड के नाम से ही समझ रहे हो, डिफिकल्ट, डिफिकल्ट का मतलब कोई ना कोई परेशानी। जहाँ पे आप कोई ट्यूब अपने पेशेंट को डालने जा रहे हो, उस पेशेंट के अंदर कुछ ऐसी कॉम्प्लिकेशन है जिसके बारे में आपको जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप ही तो वो फर्स्ट पर्सन हो जो प्रिपरेशन करते हो ट्रॉली की। आपको तो एनेस्थेटिक बता देंगे कि हमें फाइबर ऑप्टिक चाहिए, आप डिफिकल्ट इंट्यूबेशन के हिसाब से तैयारी कर लीजिए। तो अब आपको पता होना चाहिए कि डिफिकल्ट इंट्यूबेशन के लिए आपके पास क्या क्या सामान होना चाहिए। तो थोड़ा सा ओवरव्यू लेते हैं, बताइए क्या क्या होना चाहिए हमारे पास डिफिकल्ट एयरवे के लिए। हमारे पास इंट्यूबेशन ट्रॉली पे मेनली हमारी सारी ट्यूब प्रॉपर प्रॉपर होनी चाहिए। आई जेल भी होना चाहिए, है ना, एलएमबी भी होना चाहिए, लेरेंजियल मास्क एयरवे, ठीक है। उसके अलावा गुडल एयरवे भी होना चाहिए, नेजल एयरवे होना चाहिए, बूजी भी होनी चाहिए अपने पास, मैगिल फोर्सेप्स भी होनी चाहिए, है ना, फ्लेक्सोमेटेलिक ट्यूब भी हमारे पास होनी चाहिए। तो इंट्यूबेशन ट्रॉली हमारी प्रॉपर तरीके से रेडी होनी चाहिए। अब बात करते हैं कि डिफिकल्ट इंट्यूबेशन वाले पेशेंट को असिस्ट कैसे करेंगे। सबसे पहली बात आती है इनेबिलिटी ओपन, यानी कि जो पेशेंट प्रॉपर तरीके से अपना माउथ नहीं खोल पाता, इनेबिलिटी टू ओपन, टू ओपन ए ओपन माउथ। इसके कौन कौन से फैक्टर हो सकते हैं पेशेंट के लिए, आप थोड़ा बताओगे मुझे, जोर लगा के देखिए क्या कारण हो सकते हैं कि एक पेशेंट का माउथ प्रॉपर तरीके से क्यों नहीं खुलता। हाँ, मैक्सिलरी बोन का और मैंडिबुलर बोन का फ्रैक्चर होना, बिल्कुल सही बोला इन्होंने। दूसरा, एब्सेस, सबमैंडिबुलर एब्सेस। हमारे पास पर शनिवार को पेशेंट आया था जिसको लेरेंजियल ग्रोथ थी, जिसके कारण हमने उस पेशेंट को नहीं किया, क्योंकि उसको लेरेंजियल ग्रोथ इतनी बड़ी हुई थी कि अगर हम उसको सडेशन देते, या हमें उसका साइज ही नहीं पता था, अगर हम उसको इंट्यूबेट करने जाते तो हम उसे इंट्यूबेट ही नहीं कर पाते। इसलिए लेरेंजियल ग्रोथ, क्योंकि हमें जाना भी तो वहीं पे है जहाँ पे वो ग्रोथ हो रही है, ठीक है। दूसरा, एनी ग्रोथ इन ओरल कैविटी, थ्रोट स्वेलिंग, ठीक है, माउथ का प्रॉपर ना खुलना, ये इतने कारण हो सकते हैं इनेबिलिटी टू ओपन ए माउथ। ये कॉमन से कारण है। आप पेशेंट को बार बार बोलते हो कि अपना मुंह बोलिए, है ना, आ करिए, जीभ बाहर निकाल के आ करिए, ऐसे बोलते हैं ना। दूसरा, ये देखना पेशेंट के कोई दांत वगैरह तो नहीं हिल रहे हैं, कितने दांत टूटे हुए हैं, डेंचर किस टाइप के हैं, ठीक है। उसके बाद दूसरी चीज क्या देखते हो, दूसरा देखते हो, दूसरा देखते हो नेक, नेक एबनॉर्मलिटी, नेक के अंदर क्या क्या देखते हो, शॉर्ट नेक, और उसके अलावा हाँ, सर्वाइकल का फ्रैक्चर। हाँ, कोई पेशेंट अगर बर्न हो गया है और उसके कॉन्ट्रैक्चर बने हुए हैं, पेशेंट को बर्न फ्रैक्चर, ये बहुत अच्छा है। और बताओ, और कुछ हो सकता है, सोचो सोचो, सही बता रहे हो। नेक मूवमेंट रिस्ट्रिक्शन, रिस्ट्रिक्शन किस वजह से, रूमेटोइड अर्थराइटिस की वजह से, जिनको जॉइंट्स की प्रॉब्लम हो जाती है ना,
उसको बोलते हैं रोमेटोइड अर्थराइटिस की प्रॉब्लम की वजह से जॉइंट्स की मूवमेंट कम हो जाती है ना, तो उसको क्या बोला जाता है कि डॉक्टर ने बोला है कि आपको नेक को ज्यादा मूवमेंट नहीं करना है। ठीक है। और क्या हो सकता है? स्पॉन्डोलाइटिस। स्पॉन्डोलाइटिस नहीं हो सकता? स्पॉन्डोलाइटिस क्या होता है? ऑस्टियोआर्थराइटिस बोलते हैं जिसको, हड्डियां कमजोर हो जाती है ना, हड्डियां कमजोर हो जाती है उसकी वजह से बोलते हैं ना आप ज्यादा जोर नहीं लगाना है। और डिस्क प्रॉब्लम, किसी की सर्वाइकल की डिस्क में कोई प्रॉब्लम है तो क्या करोगे? तो भी आपके लिए तो डिफिकल्टी है ना। उसके अलावा, उसके अलावा नेक ट्रॉमा। और बताओ कोई एक आध। ठीक है। इसके बाद आता है लेरिंजियल एबनॉर्मलिटी। जो लेरिंग्स होते हैं उनमें क्या क्या एबनॉर्मलिटी होती है जो एनेस्थेटिक चेक करते हैं। ठीक है। एडीमा। क्या होता है एडीमा? है, बोलो ना। दोनों लड़कियां बोलेंगी बीच वाली। एडीमा क्या होता है? ठीक है, एडीमा का मतलब होता है किसी जगह पे सूजन आना। ठीक है, ऐसे लिखते हैं। उसके अलावा क्या हो सकता है? उसके अलावा ट्यूमर हो सकता है। लेरिंजियल ट्यूमर होता है ना, लेरिंजियल ट्यूमर की वजह से भी हमारे लिए डिफिकल्ट इंट्यूबेशन होता है। और क्या हो सकता है? और दूसरे कौन कौन से कारण हो सकते हैं इसके अलावा? ये तो एनेस्थेटिक लोग देखते ही हैं मेन सब कुछ। हम लोग वहां पे खड़े रहते हैं तो हम लोग इन चीजों को ऑब्जर्व करते हैं कि सर क्या क्या पूछ रहे हैं। तो इस तरह से हमें भी इन चीजों के बारे में पता लग जाता है। एक होता है रैबिट टीथ। रैबिट टीथ की वजह से क्या हो सकता है? ऐसे दांत बाहर की तरफ निकले हुए हैं, तो आप लेरिंगोस्कोप डाल के फिर ट्यूब कैसे डालोगे? उसके दांत ही बीच में आ रहे हैं तो। ठीक है। और और बताया करो यार। डेंचर एबसेंट। अगर डेंचर भी नहीं होंगे तब भी हमको दिक्कत होती है ना। कैसे दिक्कत होती है बताओ? ट्रॉमा होने के चांस बढ़ जाते हैं ना, मसूड़ों के अंदर लगने के चांस बढ़ जाते हैं। एक और होता है, ये भी हो सकता है। हाँ वो भी हो गया, वो भी बात बढ़िया। ये हो सकता है, ये वाला कारण। ओबेसिटी हो सकता है उसका कारण, डिफिकल्ट इंट्यूबेशन का। ओबेसिटी की वजह से डिफिकल्ट इंट्यूबेशन हो सकता है। ओबेसिटी होता है आपकी तरह पतला आदमी। जो आदमी मोटा होगा उसका डिफिकल्ट इंट्यूबेशन हो सकता है ना। गर्दन मोटी होगी तो शॉर्ट नेक होगी ना, तो डिफिकल्ट इंट्यूबेशन हो सकता है। ठीक है। ये तो हो गए आपके कुछ डिफिकल्ट इंट्यूबेशन के बारे में सारी बातें। अब बात करते हैं डिफिकल्ट इंट्यूबेशन की। डिफिकल्ट इंट्यूबेशन किस तरह से कर सकते हैं हम? बातें मत करो भाई।
आपके पास एक पर्सन है, डिफिकल्ट इंट्यूबेशन है, ठीक है, या तो वो इजीली आप लोग उसको इंट्यूबेट कर दोगे, किसी भी तरीके से वो इंट्यूबेट होगा, आपकी ट्यूब चलेगी। अगर वो इंट्यूबेट हो जाता है, ठीक है, तो कोशिश करना इसको अवेक इंट्यूबेशन करने की, ठीक है। जबकि एनेस्थेटिक ऐसे ही करते हैं, प्रेफर करते हैं नेजल इंट्यूबेशन, फाइब्रो ऑप्टिक के थ्रू, नाक से, नोज से दूरबीन लेके जाते हैं, उसी के ऊपर ट्यूब होती है और उसी के तरफ रोड में जाके ट्यूब डाल देते हैं। तो ये तो हो गया आपका, आपने कंप्लीट कर दिया। अगर किसी कारणवश डिफिकल्ट इंट्यूबेशन है और आप इंट्यूबेट नहीं कर पाए, तो क्या करोगे? मतलब ये हमें भी समझना है ना। बाई चांस उस ओटी में आप अकेले हो, किसी कारण से डिफिकल्ट इंट्यूबेशन है और आप इंट्यूबेट नहीं करा पाए पेशेंट को, तो सबसे पहले कॉल फॉर हेल्प। कोई भी बंदा हो, आप अकेले हो, ओटी टेक्नीशियन हो या एनेस्थेटिक कोई भी हो, अकेले हैं तो बोल दीजिए कि डॉक्टर साहब को बुला लीजिए और स्टाफ को बुला लीजिए, कोई भी बंदा आपके पास, ठीक है। उसके बाद मास्क वेंटिलेशन, जब आप पेशेंट इंट्यूबेट नहीं कर पाए तो मास्क वेंटिलेशन करोगे या नहीं करोगे? करोगे ना? है, अगर मास्क वेंटिलेशन करोगे तो फिर पेशेंट का प्रॉपर जा थ्रस्ट देके रखना है ना, क्योंकि आपके पेशेंट को वेंटिलेट होना बहुत जरूरी है ना, क्योंकि वो डिफिकल्ट है ना। जो थ्रस्ट प्रॉपर देके रखना है, ये एनेस्थेटिक का काम है, आपको सिर्फ समझना है कि ऐसे डिफिकल्ट इंट्यूबेशन में ऐसा होता है अगर आप फंस जाओ कभी। जैसे हम लोग अभी अकेले केस करवाते हैं कि हमारी ओटी में दो दो केस चल रहे होते हैं, एनेस्थेटिक उधर होते हैं। जब तक एनेस्थेटिक बाई चांस किसी कारण से दूसरी ओटी में फंसा हुआ है तो आप पेशेंट को संभाल सको ना, सडेशन में केस कराते हो, तो प्रॉपर आपको ये चीजें पता होनी चाहिए। इसके बाद आप क्या कर रहे हो, आपने पेशेंट को मास्क वेंटिलेट किया, आपका पेशेंट वेंटिलेट हो रहा है, तो आप फिर से ट्राई करोगे, ट्राई फोर, ट्राई फोर, बोला तो करो यार। इसमें आ रहा है मनीष इधर पे लाइनिंग कितनी नहीं आ रही? ट्राई फोर इंट्यूबेशन, अब आ रहा है? ट्राई फोर इंट्यूबेशन। अब अगर आपने इंट्यूबेशन के लिए ट्राई करा और या तो या तो इंट्यूबेशन हो जाएगा, और या तो तुम सक्सेस हो जाओगे, और या फिर नॉट कंप्लीट है। तो फिर क्या करोगे? क्या बात है भाई, आप उठ के आगे आ जाओ। मैं कह रहा हूँ आप उठ के आगे आ जाओ। आप, हाँ, तो आप पेशेंट्स को दोबारा क्या करोगे? वेंटिलेट, मास्क वेंटिलेशन करोगे। अगर अब मास्क वेंटिलेशन नहीं हो रहा है तो अब आप पेशेंट को मास्क वेंटिलेट कर नहीं पा रहे हो, दो बार आपने ट्राई किया, स्वेलिंग हो गई, बाई चांस थोड़ी बहुत ट्रोमा हो गया, आईजेल या एलएम में डाल के वेंटिलेट कर सकते हैं, कर सकते हैं ना। आईजेल एलएम में डाला, उसके बाद फिर ट्राई किया, या तो पॉसिबल होगा या अनसक्सेसफुल होगा। अगर सक्सेसफुल होता है तो ठीक है, और अगर नहीं होता है तो क्या करेंगे? पोस्टपोन्ड द सर्जरी, या क्या करोगे? क्या करोगे? हाँ, क्या करोगे?
उससे पहले क्या कर सकते हो? क्या हुआ? अगर बाई चांस मैंने बोला है मास वेंटिलेशन नॉट पॉसिबल, मैंने बोला था ना ये कि अब आप मास वेंटिलेट नहीं कर पा रहे, यहाँ पर आप मास वेंटिलेट कर पा रहे थे। आपने 2 बार ट्राई किया, आपने कोई ट्रॉमा कर दिया, स्वेलिंग हो गई, आपने बार बार ट्यूब डालने की कोशिश करी, अब आपको वेंटिलेट करने में दिक्कत हो रही है। ये डिफिकल्ट इंट्यूबेशन में होता है, स्वेलिंग हो जाती है, फिर आप इंट्यूबेट उसको वेंटिलेट नहीं कर पाते, तब क्या ट्राई करोगे आप? कभी कभी आप आईजेल और एलएमएसइन में मास वेंटिलेट नहीं कर पाते हो, इतनी ज्यादा स्वेलिंग हो जाती है। तो उस कंडीशन में आपको किसी ना किसी तरीके से ट्यूब डालिए, नहीं डाल पाते हो तो ट्रेकियोस्टमी करते हैं। ट्रेकियोस्टमी के लिए टाइम नहीं होता, इसलिए क्रीको थायरोइडेक्टमी करते हैं। यहाँ से, ये जो एरिया है ना, यहाँ से मोटा वाला कैनुला डायरेक्ट डाल देते हैं। ठीक है, ट्रेकियोस्टमी प्रोसीजर के लिए 8 से 10 मिनट लगते हैं। आप खोलोगे, अंदर तक जाओगे, कैनुला आप डायरेक्ट डाल दोगे, उसमें ओपन करने की जरूरत नहीं है। फिर आप उसके कनेक्ट पोर्ट में कनेक्ट करके उससे ऑक्सीजन दे सकते हो, एटलीस्ट कुछ तो ऑक्सीजन जाएगी जब तक आप अपनी तैयारी करोगे। ठीक है, एक कैनुला आता है मोटे वाला, उसको डाल देते हैं, उसके थ्रू ऑक्सीजन चली जाती है। तो ये डिफिकल्ट जब इंट्यूबेशन होता है तो इस तरीके का चार्ट फॉलो किया जाता है। ठीक है जी, क्या समझ में आया? डिफिकल्ट इंट्यूबेशन में दो ही कंडीशन हो सकती है, या तो आप एंटिसिपेटेड हो यानी कि आपका काम हो गया, या आप अनएंटिसिपेटेड हो, आपका काम नहीं हुआ। अगर आपका काम हो गया तो बहुत अच्छा है, अवेक इंट्यूबेशन प्रेफर करते हैं विद नेजल इंट्यूबेशन, फाइब्रो ऑप्टिक। ठीक है, और अगर किसी रीजन से आप नहीं डाल पाए हो तो आप ट्राई करते हो मास्क वेंटिलेट करने के लिए, मास्क वेंटिलेशन पॉसिबल नहीं है तो आइजल और या एलएमए से ट्राई करते हो। अगर इससे भी पॉसिबल नहीं है तो क्रिकोथायरोइडेक्टमी करते हो, उसमें कैनुला डाल के तब तक पेशेंट को ऑक्सीजन सप्लाई करो, उसके बाद उसकी ट्रेकियोस्टमी करा दो और सर्जरी पोस्टपोन्ड। ठीक है, ये है डिफिकल्ट एयरवे मैनेजमेंट की चार्टिंग। अब मैं एक क्वेश्चन लिखता हूँ। यार क्या हो गया यार, कैसे बात कर रहे हो? हैं? ऐसे मत करो यार। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट, ये क्वेश्चन मैंने उसमें से निकाले पेपर में से। ठीक है, तो थोड़ा ध्यान देना यार, मैंने भी ट्राई करा है तो ऐसा मत करो। कंपोनेंट ऑफ द सर्क्यूलेटरी सिस्टम, मैं आप लोगों को ऑप्शन भी देता हूँ, आप लोगों को आंसर बताना है। ठीक है, ये एग्जाम के प्रीवियस एग्जाम क्वेश्चन है, बहुत सारे गवर्नमेंट जॉब के, तो उनमें से मैं लेके आया हूँ। तो आपको बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कंपोनेंट ऑफ द सर्कुलेटरी सिस्टम। तो पहला है हार्ट, दूसरा है, बोलना नहीं है, ब्लड वेसल्स, तीसरा है लंग्स, फोर्थ है ब्लड। अब क्वेश्चन को समझो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कंपोनेंट ऑफ द सर्कुलेटरी सिस्टम। क्या कह रहा है क्वेश्चन? क्वेश्चन क्या कह रहा है? हाँ, क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कंपोनेंट, इनमें से कौन सा कंपोनेंट जो है जो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम का पार्ट नहीं है। तो आप लोग मुझे जवाब दीजिए, अपनी मर्जी से एक करके बताते जाइए। हाँ, कौन सा आंसर है आपकी हिसाब से? ब्लड, आप, लंग्स, आप, हाँ लंग्स आपका, और कोई? लंग्स के साथ कौन कौन है? आप भी सुनिए, पीछे बैठे हो जो लोग, इनोटिफिजियोलॉजी है। हाँ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कंपोनेंट ऑफ द सर्कुलेटरी सिस्टम, बताइए। इसका आंसर है लंग्स।
द सर्कुलेटरी सिस्टम includes the heart, blood vessels and blood, but the lungs are the part of respiratory. मैंने एक्सप्लेनेशन भी लिखा हुआ है कि सर्कुलेटरी सिस्टम में कंसिस्ट करता है हार्ट, ब्लड वेसल्स, ब्लड, लेकिन लंग्स का सर्कुलेटरी सिस्टम से कोई लेना देना, वहां तो ब्लड जाता है प्योरिफिकेशन के लिए बस, ठीक है, सर्कुलेटरी सिस्टम का कोई पार्ट नहीं है ना, तो इसका आंसर क्या है, लंग्स। इस तरह से सिंपल क्वेश्चन आते हैं, सिर्फ उसको ना समझने की जरूरत होती है। दूसरा क्वेश्चन और देखिए, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द पेंक्रियाज इन द ह्यूमन बॉडी। अब आपको समझ जाना चाहिए, पहले ही आपके दिमाग में इसका आंसर आ जाना चाहिए कि ह्यूमन बॉडी में पेंक्रियाज का क्या काम है। अब ये बोलता है रेगुलेशन, बोलना नहीं है, रेगुलेशन ऑफ इंसुलिन। दूसरा ये बोलता है ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट। थर्ड ये बोलता है इम्यून सिस्टम। फोर्थ ये कहता है मसल्स कॉन्ट्रैक्शन। अब आप बताइए कि पेंक्रियाज का ह्यूमन बॉडी में क्या काम है, पेंक्रियाज क्या काम करता है ह्यूमन बॉडी में, मुझे बताओ। हाँ, पेंक्रियाज का सबसे बड़ा रोल होता है रेगुलेशन ऑफ। अब देखो कितना सिंपल है इसका आंसर, जब आपको अदर सिस्टम्स के बारे में पता है तो आपने इसका इजीली आंसर दे दिया ना, तो रेगुलेशन ऑफ इंसुलिन। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द एड्रेनल ग्लैंड। तब तक आप इसका आंसर ढूंढिए, फोन में नहीं ढूंढना। क्या हुआ, व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द, मैंने तुम्हें पढ़ाया था ना जब चैप्टर कराया था, नहीं कराया था, हाँ, बोलेगा कोई नहीं। एंडोक्राइन सिस्टम कराया था ना, पूरा पूरा का पूरा चैप्टर कराया एंडोक्राइन सिस्टम मैंने, उसमें बताया था ना, पूरे नोट्स बना के दिए तुम्हें एंडोक्राइन सिस्टम के सारे, एक भी ऐसा नहीं नोट्स नहीं दिया। रेगुलेशन ऑफ मेटाबॉलिज्म, सेकंड है ब्लड फिल्ट्रेशन, थर्ड है फाइट ऑफ लाइट रेस्पॉन्स, फोर्थ है टेम्परेचर रेगुलेशन। एड्रेनल ग्लैंड का सबसे अच्छा इसमें फंक्शन क्या है, मेरे को बताओ, जिसको वो परफॉर्म करता है तुम्हारे लिए। व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द एड्रेनल ग्लैंड। हाँ जी बताइए, कोई भी बताओ, घबराने की जरूरत नहीं है, कौन सा है आपकी तरफ से, जल्दी जल्दी बोलिए। आपका ब्लड फिल्ट्रेशन सेकंड, फाइट एंड फ्लाइट रेस्पॉन्स आगे, रेगुलेशन ऑफ मेटाबॉलिज्म और, रेगुलेशन ऑफ मेटाबॉलिज्म और मनीष, रेगुलेशन ऑफ मेटाबॉलिज्म और कोई भाई, किसी को जवाब देना है इसका। व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द एड्रेनल ग्लैंड। फाइट और फ्लाइट रेस्पॉन्स। एड्रेनल ग्लैंड क्या करती है, एक इस तरह का हार्मोन्स रिलीज करती है जो आपके मूड को चेंज करता है, स्ट्रेस फ्री करता है आपको,
आपके स्ट्रेस को फ्री करने का काम कौन करता है? ठीक है, तो एड्रेनल ग्लैंड प्रोड्यूस हार्मोन इन्वॉल्व द बॉडी रेस्पॉन्स टू स्ट्रेस, द फाइट और फ्लाइट रेस्पॉन्स। ठीक है, क्योंकि मैंने थोड़े से सब चेंज कर दिए इसमें, इसलिए फाइट एंड फ्लाइट से तुम अब सरकारी वाले जो क्वेश्चन पूछते हैं तो इसी तरह पूछते हैं, उन्होंने इसका आंसर फाइट और फ्लाइट रेस्पॉन्स में लिख दिया। क्या है इसका मतलब? मदहोशी में। ठीक है, स्ट्रेस फ्री। जब स्ट्रेस फ्री होता है तो आदमी किस अवस्था में होता है? फाइट एंड फ्लाइट रेस्पॉन्स में। ठीक है, देखो वो लोग इसी तरह के क्वेश्चन पूछते हैं क्योंकि आपको अगर वो सीधा सीधा पूछेंगे तो पता है उनको, आप जवाब जानते ही हो। इसके बाद अगला क्वेश्चन, मजा नहीं आ रहा तुम लोगों को, है ना? आप बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग, फिर मेहनत करने का कोई फायदा नहीं है। ऑर्गन्स इज नॉट ए पार्ट ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम। जो आपको, जो आपके ऑप्शन दिए जा रहे हैं उनमें से कौन सा पार्ट जो है वो डाइजेस्टिव सिस्टम का हिस्सा नहीं है? फर्स्ट लीवर, सेकंड लंग्स, थर्ड स्टोमक, फोर्थ स्मॉल इंटेस्टाइन। इसका आंसर सिंपल सा है। ठीक है, द लंग्स आर द पार्ट ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम, इट इज नॉट द पार्ट ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। अच्छा, इसके बाद अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखो। ये बातें क्यों कर रहे हो तुम? क्या चक्कर है तुम्हारा बात करने का? मेरे जाने के बाद डिस्कस करना ना, तो जोर से बोला करो, मुझे भी सुनना चाहिए डिस्कस तुम्हारा। व्हाट इज द प्राइमरी, अब इसका जवाब वही देगा जो पीछे बात कर रहा था, अभी डिस्कस कर रहा था ना जो। खड़ा हो जा। व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द, खड़ा हो जा, ईसोफेगस इन द ह्यूमन बॉडी। चल तेरे को ऑप्शन भी देता हूँ। ठीक है, बताऊं? डाइजेशन ऑफ फूड, सेकंड है ट्रांसपोर्ट ऑफ एयर, थर्ड है ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड फ्रॉम द, कोई बोलेगा नहीं, माउथ टू द स्टोमक। फोर्थ है इम्यून डिफेंस, DEFENSE। हाँ बताओ, इसका आंसर क्या है? ईसोफेगस। यहाँ से जब बाहर निकलोगे ना तो जो चाय वाला खोखा उस पे मिलता है, वहां देख लेना ईसोफेगस क्या है। पानी पिलाओ कोई बंदा एक जना। ईसोफेगस चाय वाले खोखे पे मिलता है बाहर, बाईपास पे। बताओ फटाफट, ईसोफेगस क्या है? फूड पाइप होता है ईसोफेगस, है ना? फूड पाइप ही होता है ना, ये ताजा पड़ेगा। ईसोफेगस फूड पाइप ही होता है ना, आई एम राइट? तो व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द ईसोफेगस इन द ह्यूमन बॉडी? कोई भी अपनी इच्छा से अगर आंसर देना चाहता हो तो खड़ा होकर बता दो, इनमें से कौन सा इसका आंसर है? थर्ड, ट्रांसपोर्ट फूड फ्रॉम द माउथ टू द स्टोमक, यानी कि आपके भोजन को कहाँ पहुंचाता है? स्टोमक के अंदर। वेरी गुड।
उसके बाद अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए हार्मोन रेस्पॉन्सिबल फॉर द रेगुलेशन ऑफ स्लीप अवेक साइकिल। वो कौन सा हार्मोन है जो आपके सोने और जगने के साइकिल को कंट्रोल करता है? मनीष दिख रहा है इसमें? विच ऑफ द फॉलोइंग, दिख रहा है ना? हार्मोन इज रेस्पॉन्सिबल, हाँ भाई, फॉर द रेगुलेशन ऑफ स्लीप एंड अवेक साइकिल। ऐसे मारा है किसी का, कर दिया सही। वो कौन सा हार्मोन है जो आपके स्लीप और अवेक साइकिल को कंट्रोल करता है? फर्स्ट है इंसुलिन, सेकंड है मेलाटोनिन, थर्ड है थायरोक्सिन, फोर्थ है ईस्ट्रोजन। इनमें से कौन सा हार्मोन है जो आपके स्लीप अवेक साइकिल को कंट्रोल करता है? देखो, है ना इंटरेस्टेड? सच में इंटरेस्टेड है ना? मैंने कितनी देर पढ़े होंगे जब निकाले तुम्हारे लिए। हाँ रश्मि। हाँ कीर्ति। सेकंड इज द मेलाटोनिन। अच्छा, और कोई है जिसका कोई दिमाग काम कर रहा हो आंसर देने का? अच्छा मेरे को ये बता दो, ये निकलता कहाँ से, ये तो बता दो। इसको सीक्रेट कौन करता है? भाई तुमने बोल दिया मेलाटोनिन, मेलाटोनिन निकलता कहाँ से हार्मोन से, ये बता दो मेरे को। लिख के रखा है मैंने, चिंता मत। कहाँ से निकलता है? थायराइड ग्लैंड के पोस्टीरियर साइड में कौन सी ग्लैंड होती है? चार चुन्नी चुन्नी सी कौन सी ग्लैंड होती है? और बहुत सारी ग्लैंड होती हैं। पीनल ग्लैंड का नाम सुना है? क्या करती है वो? मेलाटोनिन सीक्रेट करती है। डायलॉग तो तूने, रश्मि ने तुक्का तो सही मारा था। हाँ इंसुलिन किस में होता है? पेंक्रियाज में। ठीक है, दूसरा? ठीक है, ईस्ट्रोजन। हाँ ठीक है, समझ गया मैं तेरे बात में। तो ये बचता है मेलाटोनिन। तो फिर तो ये को नहीं पता था कि ये कौन सी ग्लैंड से निकलता है। चलो, उसके बाद नेक्स्ट, बहुत ही बहुत और करें और आगे। अच्छा अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द गॉल ब्लैडर? है, व्हाट इज द, भाई बातें मत करो, बच्चे नहीं हो आप। व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द गॉल ब्लैडर? बताएगा कोई मेरे को? डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, सेकेंड इज स्टोरेज ऑफ बाइल, थर्ड इज ब्लड फिल्ट्रेशन, फोर्थ इज इम्यून सिस्टम, इम्यून डिफेंस सिस्टम। कौन सा है? सेकेंड। गॉल ब्लैडर का मेन काम क्या होता है? द गॉल ब्लैडर स्टोर बाइल्स प्रोड्यूस्ड बाय द लीवर व्हिच इज रिलीज्ड टू एड इन द डाइजेशन ऑफ फैट। यानी कि इसका मेन काम होता है कि जब आप खाना खाते हो तो
लीवर इसको रिलीज करता है, जो स्टोर होता है वो आपके स्टोमक में पहुंचता है और आपके फैट को। अच्छा क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पार्ट ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम? विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पार्ट सेंट्रल नर्वस? फर्स्ट है पेरिफेरल नर्व, सेकंड है सोमैटिक नर्व, थर्ड है ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम, फोर्थ है स्पाइनल कॉर्ड। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पार्ट ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम? इसलिए इसलिए हाँ उठा, विजिट का है ना फोन उठा। हेलो। हाँ 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 हाँ, तो वो सी कौन सा सीए बताया तूने, लेरिंग सीए? हाँ, बिना बिना एनेस्थेटिक के तो कुछ करना ही नहीं है। हाँ, नहीं नहीं नहीं, जिस पेशेंट को सीए लेरिंग्स है ना, उस पेशेंट को हमने उस दिन शनिवार को उसको करने से मना कर दिया था ना, रोहित सर ने। हाँ, तो पहले एनेस्थेटिक को आने दे, उसके बाद सीए लेरिंग्स है ना, डिफिकल्ट इंट्यूबेशन है, वो सडेशन देते ही ना चला जाएगा और इंट्यूबेट नहीं होगा। ठीक है, तू हाइड्रोकोड दे, मैं आ रहा हूँ थोड़ी देर में। कुछ कोई कितना भी बोले, लेना मत उसको बिल्कुल भी। ठीक है, ओके। अभी हम डिफिकल्ट इंट्यूबेशन की बात कर रहे थे, सीए लेरिंग्स आ गया, तो इस तरह के डिफिकल्ट केस चलते रहते हैं। हाँ बताओ इसका आंसर जल्दी फटाफट। स्पाइनल कॉर्ड कैसे, इसका यही बता दो मुझे। इसका आंसर स्पाइनल कॉर्ड कैसे है ये बता दो मुझे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पार्ट ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम? हाँ, सीएनएस के अंदर ओनली ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड ही आती है। अगर क्वेश्चन जब सेंट्रल नर्वस सिस्टम से रिलेटेड है तो बात ब्रेन की और स्पाइन के बारे में ही होगी। ये पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, ये अलग ऑटोनॉमी, ये नर्वस सिस्टम के अंदर आता है, ये ब्रेन के अंदर नहीं आता बिल्कुल भी। चलो एक क्वेश्चन और कर लो फटाफट, उसके बाद चलते हैं, हमारा केस आ गया। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द एपिग्लोटिस इन ह्यूमन बॉडी? व्हाट इज द, इसको तो जरा अच्छी तरह लिखना पड़ेगा। फंक्शन ऑफ द एपिग्लोटिस, ठीक है, इन द ह्यूमन बॉडी। इसका तो तुम्हें जवाब देना पड़ेगा, नहीं तो मैं नाराज हो जाऊंगा। रेगुलेशन ऑफ बॉडी टेम्परेचर, ठीक है। दूसरा है प्रोटेक्शन ऑफ द ट्रेकिया ड्यूरिंग स्वेलोइंग। प्रोटेक्शन ऑफ द ट्रेकिया ड्यूरिंग स्वेलोइंग। थर्ड है प्रोडक्शन ऑफ गैस्ट्रिक जूस। फोर्थ है विजन। तो विजन का तो मतलब बनता ही नहीं है इसका। ठीक है, चलो तुम्हारे लिए एक आसानी हो गई, ये खत्म कर दिया मैंने। बताओ फटाफट आंसर दो, बंद करते हैं फिर, बाई क्वेश्चन कल करेंगे। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द एपिग्लोटिस इन द ह्यूमन बॉडी? क्या काम करता है एपिग्लोटिस जो होता है हमारा? गैस्ट्रिक जूस आपका ठीक है, और कोई?
प्रोटेक्शन ऑफ द ट्रैकिया ड्यूरिंग स्वेलोइंग, क्योंकि जब आप कुछ खाते पीते हो तो उस वक्त आप सांस नहीं ले सकते निगलते वक्त। जब आप पानी पीते हो तब भी आप सांस नहीं ले सकते, ये मैकेनिज्म है बॉडी का। तो ये क्या करता है, ये प्रोटेक्शन करता है कि आपके स्वेलिंग करते वक्त कोई भी चीज है वो आपकी ट्रैकिया के अंदर नहीं जाती। द एपिग्लोटिस प्रिवेंट फूड एंड लिक्विड फ्रॉम एंटायरिंग द ट्रैकिया ड्यूरिंग स्वेलोइंग। ठीक है, अब इमरजेंसी केस की वजह से जाना पड़ेगा, काफी हो गया।